बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग होता है, निर्माण होता है, और वो लोग अपनी इन्वेंट्री को कहीं एक्सेल में या कोई ना कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स रखते हैं। उनके रिकॉर्ड्स रॉ मटेरियल के रहते हैं, उनके वर्क इन प्रोग्रेस के रिकॉर्ड रहते हैं, उनके वो कोई सेपरेटली या तो रिकॉर्ड रखते हैं या कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं या कोई शीट्स मेंटेन करते हैं, लॉग शीट मेंटेन करते हैं। और जब बात आती है अकाउंटिंग की, कि वो जो सारी एक्टिविटी होती है उसको ऑन पेपर लेना, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, तो मेरी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोडक्शन फर्म की इन्वेंट्री की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे हम, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हाँ, ये तब काम का है आपके लिए जब आप मैन्युअल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड चढ़ा रहे हो, मैन्युअली इन्वेंट्री की एंट्रीज कर रहे हो। अगर आप सॉफ्टवेयर के फीचर्स को यूज करोगे, जैसे मैं अभी आपको बात करता हूं टैली की, तो टैली में आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, टैली में आप उसको प्रोडक्शन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, टैली में आप कंजम्पशन की एंट्री चढ़ा सकते हो, टैली में फिनिश गुड्स प्रोडक्शन की एंट्री चढ़ा सकते हो और फिर सेल कर सकते हो। तो टैली सब कुछ रिकॉर्ड ऑटोमेटिक करेगा। टैली आपका किन किन चीज़ों का ओपनिंग स्टॉक था, किन किन का क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सी परचेज की, कौन सी सेल की, कितना प्रोडक्शन किया, किन का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में आउटपुट कितना आया, फिनिश गुड्स कितना आया। ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली टैली, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर अगर उसमें ये फीचर्स हैं तो सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक चीजें करने वाला है। लेकिन आज भी भारत में मैक्सिमम तबका ऐसा है या मैक्सिमम प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं और मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग अलग तरीके से चलाते हैं। तो जब आपकी अकाउंटिंग अलग चल रही है और आपको अपने रिकॉर्ड्स का एक जनरलाइज फिगर, एक कम्युलेटेड फिगर आपको एंट्री के रूप में चढ़ाना है, तो आप उसको कैसे करोगे। तो मेरी आज की पूरी क्लास जो है वो इन्वेंट्री की जो अकाउंटिंग एंट्री होती है प्योरली फॉर प्रोफेशनल या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बिजनेसेस के लिए, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अल्टीमेट क्रक्स निकाल के मैं आपके सामने, मतलब किसी चीज़ को रॉ मटेरियल को खरीदने से लगाकर फिनिश गुड्स को बेचने के बाद हुए प्रॉफिट तक लेके जाऊंगा एंट्री करते करते, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। भाई कोई प्रोडक्शन कंपनी है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो क्या खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट। क्या खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसमें एग्जांपल भी लेते चलूंगा। मान लो कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, फैब्रिक। वो फैब्रिक, थ्रेड, धागा ये खरीदेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी समझिए, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, फैब्रिक एंड थ्रेड परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन। आपने अपने बिजनेस में मान लो धागा और फैब्रिक खरीदा। अब आप समझिए इसकी एंट्री क्या होगी। अगर अकाउंटिंग के लहजे से बात करें तो कभी भी ध्यान देना, अगर अब देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए तभी उपयोगी है जब आप एंट्रियां मैन्युअली कर रहे हो और इनके रिकॉर्ड्स कहीं और रख रहे हैं और वो रिकॉर्ड्स की टोटल अप से आप एंट्री पास कर रहे हो, समझ रहे हो। अब आप देखिए इस केस में जब भी आप कोई भी फैब्रिक खरीदोगे तो आप उस केस में जो भी, देखिए एक लेजर बना लोगे, यहां पे मान लो रॉ मटेरियल परचेज का एक लेजर बना लोगे, रॉ मटेरियल परचेज या रॉ मटेरियल्स स्टॉक या इन्वेंट्री अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। माना कि आपने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, सुनना, तो आपने रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब आपने जो भी पेमेंट किया हो, कैश में किया हो, बैंक से किया हो,
या जो भी आपका क्रेडिटर है, वेंडर है, अकाउंट पेएबल है, जिससे भी आपने पेमेंट किया हो उसका अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो मोड ऑफ पेमेंट जो भी है, एंट्री का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करोगे, ये पास करोगे करोगे। अब अगर ये एंट्री पास करोगे तो आपके सामने एक दिक्कत क्या आएगी कि रॉ मटेरियल परचेज का आप ग्रुप क्या डालोगे। जैसे इसमें आपके सामने कि भाई टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप लेजर या अकाउंट ओपन करते हो तो उसका ग्रुप हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो देखिए, अगर मैं कोई इन्वेंट्री खरीद रहा हूं और मैं मैनुअल अकाउंटिंग नहीं, मैं अकाउंटिंग एक तरह से मैन्युअली चला रहा हूं, मतलब मैं अपनी बुक्स में वो चीज को, रिकॉर्ड को दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको करंट असेट डाल दूंगा। क्या बता दूंगा, ये मेरी करंट एसेट है। अच्छा, रॉ मटेरियल अगर आप परचेज कर रहे हो, माल तो आपकी करंट एसेट ही होती है। स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट ही होती है, तो आप इसको करंट एसेट बता सकते हैं। या फिर आप इसको स्टॉक इन हैंड भी बता सकते हैं। इसका ग्रुप करंट एसेट में आप अगर और ज्यादा इलेबरेट करना चाहते हैं तो इसका ग्रुप क्या ले सकते हैं, स्टॉक इन हैंड, राइट, स्टॉक इन हैंड। ज्यादा बढ़िया तरीका यही है कि आप इसका ग्रुप स्टॉक इन हैंड लें। नाउ इससे क्या होगा पता है, अगर हमने इसका स्टॉक इन हैंड ग्रुप लिया तो ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के रूप में नजर आने लग जाएगा, और सेम टू सेम फिगर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल के रूप में नजर आने लग जाएगा। ध्यान देना, समझ रहे हो। इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे अपन। अभी आज मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता देता हूं, फिर अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे कि इसका बुक्स पे कैसे रिफ्लेक्शन जाने वाला है। या अभी कर ही लेते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल पार्ट साथ साथ में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सीधे सीधे टैली ओपन करता हूं, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। मान लो मैं यहां पर भूमित प्रोडक्शन करके कंपनी बना देता हूं, ठीक है। स्टेट में अभी फिलहाल मैं राजस्थान ले लेता हूं। मैन्युअली अगर आप करोगे तो कैसे करोगे उस पर हम बातें कर रहे हैं। और इस पे आप, अगर आप देखिए टैली को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि सर आप मुझे प्रोडक्शन का पूरा टैली पे करके बताओ, तो उसके लिए सेपरेट कोर्स है, उसके लिए आपको टैली के कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स के कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे। उसमें आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स टैली के फीचर्स को यूज करते हुए हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये, चूंकि कोर्स ही हमारा क्या है 1000 प्लस जर्नल एंट्री ऑन टैली प्राइम, तो हम इसको एंट्रीज के रूप में देखने वाले हैं। तो एक चीज और समझिएगा आप यहाँ पर कि आपको इस केस में क्या करना है, जब आप मैनुअल कर रहे हो तो मेंटेन इन्वेंट्री को क्या करना है, नो करना है ना। मेंटेन इन्वेंट्री को नो करना, और जीएसटी को भी एक बार हम एक बार के लिए नो कर दे, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक नहीं है। मैनुअली चला रहे हो तो मैनुअल आप कैसे करोगे, अब देखिए मैं आपको ये एंट्री करके बताता हूँ। ये एंट्री हमारी माना कि हम इसको कर देते हैं F9 में, डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री बना लेते हैं इसको। मतलब F9 में आप, सॉरी, चेंज मोड एज वाउचर। सुनना, अप्रैल महीने का मामला है, ठीक है। तो क्रेडिट में आप यहाँ पर अकाउंट पेएबल में बता दीजिए डिम्पल जैन एंड कंपनी, सप्लायर है ये, क्रेडिटर ले लो, ठीक है। और इनसे आपने 1,00,000 रुपए की इन्वेंट्री परचेज की, तो आप यहाँ पर अब देखिए, आप बिल मेंटेन करना चाहते हैं बिल वाइज कर लीजिए, और आप यहाँ से एक और लेजर ओपन करिए। क्या लेजर था, रो मटेरियल्स इन्वेंट्री या स्टॉक। इसको मैंने अभी आपको बोला कि आप स्टॉक इन हैंड में डाल दीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होने वाला, अब देखो एक चीज़, आप टैली में अगर मैन्युअली कर रहे हो तो ये एक एरर है, यहाँ एक एरर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक को कभी एंट्री में ले नहीं सकते आप। जिस भी लेजर को आपने स्टॉक इन हैंड ग्रुप डाल दिया ना, उसको आप मैन्युअली बता नहीं सकते यहाँ पर। तो ऐसे इसी वजह से मैंने आपको अभी ऊपर लिखा था कि आपको इसका ग्रुप क्या लेना है, बाहर निकलना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, और लेजर में इसका ग्रुप हमें करंट असेट डालना पड़ेगा। ये स्टॉक इन हैंड अगर मैंने ले लिया,
डिलीट कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। रो मटेरियल इन्वेंट्री या परचेज वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसका ग्रुप आप बेटर इट इज की क्या ले लें, करंट एसेट ले लें। और अब आप ये एंट्री पास कर लें वाउचर में, परचेज में, ये डिम्पल जैन एंड कंपनी 1 लाख, और ये बिल दे दिया आपने रेफरेंस। और अच्छा, उसका ग्रुप करंट एसेट डाला ना अपन ने, तो वो उसका नेचर क्या हो गया, उसका नेचर एक तरह से वो बैलेंस शीट का आइटम हो गया। तो बैलेंस शीट का आइटम हो गया, परचेज ग्रुप नहीं डाला, इसलिए एंट्री परचेज में नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? अगर मैं इसको परचेज मानता हूँ तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा मामला, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और आगे जब मैं इसको क्रॉस करूँगा, ठीक है, मेरे को इसका ग्रुप रॉ मटेरियल परचेज का ग्रुप क्या डालना, इन्वेंट्री का ग्रुप क्या डालना है, परचेज डालना। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा, आप इसको परचेज डाल दो, ठीक है। या करंट असेट डाल दिया तो फिर एंट्री आपको F7 में करनी पड़ेगी। परचेज में नहीं कर पाओगे, बल्कि यहाँ पे कर पाओगे। 1 लाख से ये अकाउंट डेबिट, और जो आपका सप्लायर है उसको आप यहाँ क्रेडिट कर दो। तो ये वाउचर इतना रोल प्ले नहीं करते, रोल प्ले करता है आपका जो मैकेनिज्म है कि आपका रिफ्लेक्शन। अब जैसे ये एंट्री करोगे, इस एंट्री से क्या होने वाला है, इस एंट्री से बैलेंस शीट में आपको देखिए एसेट में ये दिख रहा है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री दिख रही है और क्रेडिटर दिख रहा है, ठीक है। और हम अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो करंट असेट ग्रुप डाल देंगे, और अगर हम इसे ट्रेडिंग और पीएनएल में ले जाना चाहते हैं तो हम इसका ग्रुप परचेज डाल देते हैं, ठीक है। कुछ भी डालो, इसको तो शहीद होना है। सर शहीद होना मतलब बताता हूं आगे की एंट्री में। तो सर हम क्या डालें, अब कंफ्यूज हो गए हम तो। कुछ भी मत करना, अब जो मैं कर रहा हूं वो करना है। स्टॉक इन हैंड भी मत डालना, आपको सिर्फ इसका ग्रुप क्या डालना है, करंट एसेट डालना है। और एंट्री किस में करनी, F7 में करनी, जर्नल में एंट्री करनी, राइट। अब इससे क्या हुआ, आपकी एसेट बढ़ गई साहब 1 लाख रुपए से। अब अगली एक्टिविटी क्या होगी, अगली एक्टिविटी होने वाली है यूज ऑफ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन में डालने वाले हो, तो यूज ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन में आपको लेबर कॉस्ट भी लगेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगेगी। तो एंड लेबर फॉर प्रोडक्शन, मतलब जब आप प्रोडक्शन करोगे तो गुड्स तो प्रोडक्शन में जाने वाला ही है, प्रोडक्शन की अपनी कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट है ना। तो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो इसको हम कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। उसका जब आप यूज करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे। अब आप समझिए, प्रोडक्शन में जाने के बाद क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल जो कि आपने फैब्रिक और थ्रेड्स परचेज किया था, और जिसके लिए आपने एक लेजर बनाया था रॉ मटेरियल परचेज का, इन्वेंट्री का। तो रॉ मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट ऐड करना आपको टू वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। अब इसके लिए आप क्या एंट्री पास करने वाले हो, इसके लिए एंट्री पास करने वाले हो, इसको आप एक तरह से लेजर बता देंगे, एक लेजर बना देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री या स्टॉक। मतलब जो स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में होता है उसका अकाउंट खोलोगे और इसको डाल दोगे। मान लो इसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस में आपका ये स्टॉक तो डल रहा है, 1 लाख का माल डलेगा और 1 लाख का कॉस्ट आ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस में कितना दिखा देंगे हम, 2 लाख रुपए से वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे इसको टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। वो जो लेजर आपने ऊपर की एंट्री में डेबिट किया था उसको यहाँ क्रेडिट करते हुए हम क्या कर देंगे, वापस शून्य कर देंगे, अगर पूरा पूरा माल आप यूज कर रहे हो इसमें तो 1 लाख से। और 2, अगर आपका वेजेस या लेबर कॉस्ट लग रहा है तो वेजेस पेएबल में डाल दोगे, ये आपको फिर पे करनी है, तो जब पे करोगे तब वेजेस पेएबल टू कैश या बैंक कर दोगे एंट्री।
मान लो 1 लाख रुपए आपने यहाँ पर, ये कॉस्ट है जो आपकी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, वेजेस पेएबल भी आ सकता है, कैश या बैंक भी आ सकता है अगर आपने पे किया है उसके लिए। तो अब ये जो एंट्री है ये मैं करता हूं, ये एंट्री भी जो नेचर है बाय नेचर, ये एंट्री F7 में करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए F7 में आ गया हूं। डेबिट में क्या लूंगा, अल्टर सी, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अकाउंट, इसको भी करंट असेट डाल दो और कितना डाल दो, माल तो 1 लाख का था, लेकिन चूंकि माल का प्रोडक्शन करोगे तो लेबर एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है उस वजह से इसकी कीमत कितनी होगी, 2 लाख की हो गई। और 2 लाख में से 1 लाख का तो माल लग गया, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग गई 1 लाख की, तो इसको क्रेडिट कर दो। और 1 लाख रुपए आपको अब मजदूरी चुकानी है, तो मान लो अभी चुकानी है तो आपने पेएबल का लेजर बना दिया और इसको आपने बता दिया करंट लायबिलिटी, समझ रहे हो, और इसको सेव कर दो। ये आपकी एंट्री होगी। सर इस एंट्री से क्या हुआ, इस एंट्री से देखिए आपकी बैलेंस शीट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खत्म, और खत्म नहीं भी होती है, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा माल आपने प्रोडक्शन में डाल दिया, हो सकता है 50,000 का माल प्रोडक्शन में डाला होता, अगर 50 का डाला होता तो यहाँ 50 पड़ा रहता, समझ रहे हो। और यहां देखिए आप, ये 2 लाख रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया मामला, और इधर आपका ये लायबिलिटी खड़ी हो गई वेजेस पेएबल में। और ये एंट्री में आप जब ये एंट्री करोगे आपके सामने सिर्फ एक चैलेंज आने वाला है, दैट चैलेंज इज कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस का आपको ग्रुप क्या डालना है। तो इसका ग्रुप भी आप क्या डालोगे, आपके लिए तो करंट असेट है, और F7 में ये एंट्री पास करनी है। और पेएबल वर्ड जहां पर भी आता है, जैसे अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, तो ये लायबिलिटी है आपकी, तो इसको आप करंट लायबिलिटी डिक्लेयर करें। राइट, अब आप समझिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मामला, अब क्या होने वाला बताओ, अब प्रोडक्शन कंप्लीट होगा आपका, नहीं तो कंप्लीशन ऑफ शर्ट, मतलब शर्ट बना दिया आपने, फैब्रिक खरीदा था, धागे खरीदे, आपने शर्ट बना दिया, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोडक्शन, ठीक है। और आपको ट्रांसफर, जो माल आपका बन के तैयार हो जाता है ना, जैसे शर्ट बन के तैयार हो गया बिकने के लिए, उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स, तो इसको हम फिनिश गुड्स के रूप में बताएंगे, ट्रांसफर इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स के रूप में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आपने सारा कपड़े बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल, वेजेस वगैरह प्रोडक्शन में डाला, वर्क इन प्रोग्रेस में डाला, और उसके बाद वो बन के तैयार हो गया एंड रेडी टू सेल है वो प्रोडक्ट आपका, फिनिश गुड्स जिसको कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल एक फैब्रिक कंपनी का ले रहा हूं, तो शर्ट इज कंप्लीटेड एंड मूव टू फिनिश गुड्स, आपको उसको फिनिश गुड्स के रूप में स्टॉक में दिखाना है, मूव टू फिनिश गुड्स। कैसे करेंगे सर ये काम, बताता हूं कैसे करेंगे। आपको इस केस में जो एंट्री करनी है, इस केस में फिनिश गुड्स का एक और लेजर बनेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने लाख का माल बन के तैयार हुआ, 2 लाख का माल बन के तैयार हुआ साहब, ठीक है। 2 लाख की वैल्यू हो गई, 1 लाख का तो उसमें रॉ मटेरियल की कीमत थी, 1 लाख की लेबर एंड वेजेस कॉस्ट थी, तो 2 लाख का फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ। और ये अब वर्क इन प्रोग्रेस से इसको निकालना वापस से, तो जो ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का लेजर बनाया था उसको आप यहां पर क्रेडिट करते वक्त, क्रेडिट करके क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब वो वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रहा, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। और ये भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम टू सेम करना आपको, इसको भी आपको करंट असेट में डालना है और F7 में एंट्री पास करनी है। चलिए करते हैं, ये वाउचर में आया, यहां पर अल्टर सी किया,
फिनिश गुड्स, देखिए मैं थीम बता रहा हूं आपको, हो सकता है इसमें आपके मन में बहुत सवाल उठे कि सर हमारे पास तो वैरायटी ऑफ स्टॉक है, हमें शर्ट का प्रोडक्शन किया, हमने पैंट का प्रोडक्शन किया, हमने बरमुडाज का प्रोडक्शन किया, हमने टी शर्ट का प्रोडक्शन किया, हमने फुल लेंथ, हमने हाफ शर्ट, समझ रहे हैं, हमने जींस का प्रोडक्शन किया, तो सर उसका कैसे पता चलेगा? उसके ये में थीम है ये अकाउंटिंग की। जब आपने उसको भी मैनेज करना है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैंने कंपनी बनाते हुए इन्वेंट्री को क्या किया है? नो किया है। मैं मैन्युअली अकाउंटिंग करना चाह रहा हूं इसकी। I don't want to maintain inventory on software. I just want to maintain accounting of all these process on software. So in that case, this is the pattern जहां से हमें काम करना है। अदरवाइज वो जो मेंटेन करना ना आपको रॉ मटेरियल एक एक चीज का, वो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाना है। वहां पर हम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करेंगे, टैली के सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाना है। लेकिन बहुत लोग आज भी इसी पैटर्न पर काम करते हैं कि भाई हम हमारा डेटाबेस सारा अलग रखते हैं, हम एक्सेल में रखते हैं, और हमें तो खाली आप एंट्रियां करवा लो कि हमें कितना बैलेंस शीट में दिखाना, कितना ट्रेडिंग में दिखाना, कितना बैलेंस शीट में दिखाना, हमें तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके दे दो। इन दैट केस आपको मैनुअल एंट्रियां पास करनी पड़ेगी, एंड दिस इज द पैटर्न कि ऐसे करते हैं, राइट। फिनिश गुड्स का ग्रुप क्या डाल देंगे? करंट असेट, और कितनी वैल्यू से हम इसे डेबिट कर देंगे? 2 लाख से, और वर्क इन प्रोग्रेस को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे। जैसे ही ये एंट्री पास करोगे आप, और आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस भी आपका खत्म, और ये 2 लाख का माल आ गया। ये भी हो सकता है कि 2 लाख में से 70% माल बन के तैयार हो गया हो, और 30% अभी भी प्रोडक्शन में अभी चल रहा है। तो आपने 70% से 1,40,000 से एंट्री पास करनी, ताकि यहां पर 60,000 का फिगर तब भी आपको दिखे कि वो अभी भी प्रोडक्शन में है माल। पूरा का पूरा आउटपुट एक साथ आए जरूरी नहीं, प्रोसेस प्रोडक्शन होता है उसमें, या बैच प्रोडक्शन होता है उसमें एक बैच बन के तैयार हो गया साहब, एक बैच अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो वो जब तक वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आपकी अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड रहेगा, राइट। अगला, अब आप इस फिनिश गुड्स वाले माल को क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं, राइट। बेचने के लिए बनाया है। चौथी स्टेज, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, यानी शर्ट्स बेचना। मान लो आप एक होलसेल मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ही है, आपने ये माल पूरा एक पार्टी के ऑर्डर पे बनाया था, और आपने ये पूरा का पूरा माल जो है उस पार्टी को सेल करना है। ध्यान देना, तो आप जब सेल करेंगे तो सेल तो हमारे लिए रेवेन्यू है ना, तो रेवेन्यू यानी इनकम है। अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड शर्ट। 2 लाख रुपए की प्रोडक्शन की थी, और ये पूरा का पूरा माल आपने किसी पार्टी के ऑर्डर पर बनाया था, और अब आपने इसको डबल 50% प्रॉफिट, मतलब 100% प्रॉफिट जोड़ के डबल में बेच दिया। 2 लाख का माल मान लो 4 लाख में बेच दिया, तो क्या एंट्री पास करोगे? इस केस में एंट्री हो जाएगी, जब भी पैसा आएगा तो या तो कैश डेबिट हो जाएगा, या बैंक डेबिट हो जाएगा, या अकाउंट रिसीवेबल यानी लेटर डेबिट हो जाएंगे आपके। अकाउंट रिसीवेबल कौन होता है? जिनको हम माल बेचते हैं, और ये 4 लाख में माल बेचा तो आप 4 लाख से एंट्री पास कर देंगे टू सेल्स। सेल का एक लेजर बना लेंगे और ये एंट्री पास कर लेंगे, राइट। और ये एंट्री जब देखिए, मैं मान लो इसको है ना सेल्स में कर देता हूं एंट्री को, ध्यान से देखना। वाउचर में गया, F8 में गया, सेल्स में, और चेंज मोड में गया, और यहाँ से एज वाउचर ले लिया, और मैंने ये पूरा का पूरा माल जो है, ठीक है, मान लो अंजलि इंटरप्राइजेस करके कोई डेटर है मेरा, जिसके ऑर्डर पर ही मैंने ये माल बनाया था, उनको सेल कर दिया। तो मेरे को यहाँ 4 लाख रुपए की वैल्यू डालनी है, न्यू बिल है ये, और यहाँ मुझे सेल्स का लेजर बनाना है, तो मैं
सेल्स का लेजर बना के ये एंट्री पास कर दूंगा, राइट। अब आप समझिए इस एंट्री का प्रभाव। अभी तक आपकी बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट इससे इफेक्ट नहीं हुई है ना, फिनिश गुड्स यूं का यूं खड़ा दिख रहा है, जबकि वो माल तो आप बेच चुके हो। और पीएनएल में 4 लाख का प्रॉफिट दिखाने लग गया, जो टेक्निकली रॉन्ग है। 4 लाख में से 2 लाख की तो क्या थी, कॉस्ट थी उसकी, क्या थी, कॉस्ट थी। तो ऐसे केस में आपको वो कॉस्ट को खत्म करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। तो जो फिनिश गुड्स आपने यहां दिखा रखा है 2 लाख का, उसको आपको सीओजीएस बताना पड़ेगा, मतलब कीमत बतानी पड़ेगी उस माल की जो आपने बेचा है। सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, और उस माल की लागत थी 2 लाख। तो अब ये जो गड़बड़ दिख रही है ना, हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी यहां पर। सॉरी, 5वीं एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम कहते हैं COGS, कॉक्स, ठीक है। शर्ट की कॉस्ट आपको उस सेल वैल्यू में से माइनस करनी पड़ती है, तो कॉस्ट रिमूव्ड फ्रॉम फिनिश गुड्स, या कॉस्ट रिमूव्ड फ्रॉम इन्वेंट्री एंड एक्सपेंसेस। मतलब मुझे एक एंट्री ऐसी पास करनी पड़ेगी जिससे मुझे 4 लाख का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 2 लाख पर आ जाए, और वास्तव में 2 लाख का ही हुआ है। उसके लिए मुझे उस फिनिश गुड्स में जो अमाउंट दिख रहा है 2 लाख, उसको किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो मैं एक लेजर बना दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट, सीओजीएस का एक लेजर बना लूंगा, और 2 लाख रुपए इसमें मैं ट्रांसफर कर दूंगा, और 2 फिनिश गुड्स जो जिसमें 2 लाख पड़े हैं वो आप इसमें डाल दोगे। और एक चीज़ और समझिएगा, ये जो एंट्री में आप सीओजीएस का लेजर बनाने वाले हो, इसका ग्रुप क्या डालोगे, इसका ग्रुप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस डालना है। क्या डालना है, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है बेसिकली। तो डायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे, और ये एंट्री आपकी F7 में आपको पास करनी है। जैसे ही आप इसको F7 में पास करेंगे, चलिए मैं करता हूँ, F7 अल्टर COGS ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी कोई भी माल बेचोगे उसकी जो लागत होगी उसको हम डिफाइन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरह। 2 लाख की लागत थी, जो 4 लाख का माल आपने बेचा है उसकी लागत 2 लाख की थी, तो आप लागत में डालोगे ये अमाउंट, और ये कहां से निकालोगे, फिनिश गुड्स से निकालोगे। और जैसे ही करोगे, आपकी जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दिख रही थी बैलेंस शीट में वो भी जीरो होगी। आप देखिए, सारा फिनिश गुड्स खत्म, रॉ मटेरियल खत्म, वर्क इन प्रोग्रेस खत्म। जरूरी नहीं कि खत्म हो, अगर आपने पार्ट यूज किया तो पार्ट पड़ा रहेगा आपका, राइट। और दूसरी चीज, आपका प्रॉफिट जो 4 लाख से गलत दिखा रहा था, पूरा का पूरा अमाउंट सेल का अमाउंट प्रॉफिट दिखा रहा था, अब कितना दिख रहा है, 2 लाख। और जब पीएनएल में जाओगे तो आप देखिए सेल 4 लाख की और गुड्स की कॉस्ट 2 लाख की, तो इस वजह से आपका जीपी भी 2 लाख का और एनपी भी 2 लाख का नजर आ रहा है। सो ये वो पैटर्न पर आप अकाउंटिंग कर सकते हो जब आप मैन्युअली ये सब चीजें अपनी गुड्स की और कीमत वगैरह को आप मेंशन करना चाहते हैं, मैन्युअली करना चाहते हैं, तो ये तरीका होता है। प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एंट्रियां 5 करनी है, लेकिन 5 करा आपने, प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिट कैलकुलेशन, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी आप, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। इसके लिए नो एंट्री, जो सॉफ्टवेयर ने कर लिया है, ठीक है। कैसे किया सॉफ्टवेयर ने सर ऑटोमेटिक प्रॉफिट कैलकुलेशन? सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आपका ये जो जीपी या एनपी जो आप देख रहे हो, उसने आपकी जो सेल के लेजर में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया।
ऑल राइट, सो दिस इज द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री एंट्रीज इन एनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन फर्म की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं बुक्स के अंदर। मैन्युअली तो आप कहीं और रिकॉर्ड रख रहे होंगे, लेकिन बुक्स में इस तरह से चला सकते हो आप। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं।